दोस्तों, दुनिया में कई बड़े बड़े जहाज होते हैं। ऐसे में इन्हें देखकर हम सबके दिमाग में कई तरह के सवाल आते हैं, जैसे ये बनते कैसे होंगे, इतने बड़े जहाज को पानी में कैसे उतारते हैं, जब एक कील पानी में डूब जाती है तो ये इतने बड़े जहाज पानी में डूबते क्यों नहीं। आज इस वीडियो में हम आपके तमाम सवालों के जवाब आपको देंगे और साथ ही आपको बताएंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पानी में चलते एक से एक शानदार जहाज तो आपने देखे होंगे। कुछ जहाज इतने बड़े और खूबसूरत होते हैं कि उनसे नजरें ही नहीं हटती। इन शिप्स में बैठना बहुत से लोगों का ख्वाब होता है। इनका साइज इतना बड़ा होता है कि पूरे के पूरा शहर उसमें समा जाए। अगर हम एक बड़े आलीशान जहाज को देखें तो शायद देखकर ही ये समझ में आता है कि इसको बनाने में हजारों में वर्कर लगते हैं, जो एक जहाज को बनाने में लगभग 2 से 3 साल का टाइम लगाते हैं। इसका वजन भी 1 लाख टन से ज्यादा होता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि एक क्रूज शिप पर लगभग 8 से 8,500 लोग एक साथ सफर कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो था बेसिक। अब देखते हैं मेकिंग प्रोसेस। वैसे कई कंपनी है जो ये बड़े बड़े जहाज बनाती है, जैसे Hyundai हैवी इंडस्ट्रीज, सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज, मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज, STX शिप बिल्डिंग और इसके अलावा भी कई कंपनियां हैं जो ये बड़े बड़े जहाज बनाती है। आज हम आपको मेकिंग दिखाएंगे कि कैसे मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज ने बनाया अपना AIDA प्राइमा क्रूज। सबसे पहले तो इतने बड़े जहाज को कहाँ बनाया जाए, क्योंकि अगर समंदर से दूर बनाया जाए तो फिर इतने बड़े शिप को समंदर में ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत आ सकती है और एक शॉट में अरबों का नुकसान हो जाएगा। इसलिए मित्सुबिशी ने इसे अपने नागासाकी के शिप यार्ड पर बनाया। समंदर के किनारे पहले जहाज से बड़ा एक स्पेस बनाया गया और फिर उसमें से तमाम पानी को निकाल दिया गया। फिर जमीन पर छोटे छोटे ब्लॉक्स कर दिए गए और उनके ऊपर तैनात किया गया शिप का बेस, जिसके ऊपर खड़ा किया जाता है 8 मंजिल का शानदार जहाज। जहाज का ये बेस हार्ड स्टील से तैयार किया जाता है। वैसे तो पूरा जहाज ही स्टील का होता है, लेकिन बेस का मटेरियल ऊपर के मटेरियल से थोड़ा हैवी होता है। स्टील मेटल यूज करने की वजह ये भी है कि समंदर के खारे पानी से लोहे का या किसी और मटेरियल के खराब और कमजोर होने की संभावना रहती है, और जो कि बेस पर सब कुछ डिपेंड करता है। तो पहले स्टील की मोटी चादरों से बेस बनाया जाता है और फिर दोबारा इसके ऊपर स्टील रॉड वेल्ड की जाती है और फिर उसके ऊपर से स्टील की चादर लगाई जाती है, जिससे बेस फ्लोर या यूं कहे कि नींव तैयार की जाती है। फिर स्टील शीट से ही जहाज की दीवारी बनाई जाती है और उसी से फिर कमरे, गैलरी, लॉबी जैसे बेस का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। इसी तरह एक एक करके स्टील की चादर और रॉड से शिप के सारे फ्लोर्स और शिप का पूरा ढांचा तैयार किया जाता है। उसके बाद शुरू होता है जहाज के अंदर का काम। शिप के अंदर स्टील की सीलिंग बनाकर छत तैयार की जाती है। फिर पूरे जहाज के अंदर बिजली की सप्लाई के लिए वायरिंग की जाती है। लकड़ी और शीशे से जहाज के अंदर कमरे तैयार किए जाते हैं। यानी यूं कहें कि बेसिक डिजाइन के बाद काम शुरू होता है जहाज के आलीशान और खूबसूरत बनाने का, जिसके लिए जहाज में वो सब कुछ बनाया जाता है जिसकी आपको जरूरत पड़ सकती है। शिप को बनाने में लग्जरी का भी पूरा ख्याल रखा जाता है और साथ ही शिप के इंजीनियर आपकी सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखते हुए शिप को बनाते हैं। शिप का इंटीरियर इतना खूबसूरत होता है कि हर कोई देखता ही रह जाता है। शिप के अंदर शानदार बेडरूम, बाथरूम, किचन, गैलरी, लॉबी, पूल, जिम, कैसीनो, हॉस्पिटल, यहाँ तक कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी इतने दिलकश होते हैं कि देखने वाला पहले ही नजर में दीवाना हो जाता है। कुल मिलाकर एक आलीशान क्रूज में वो हर चीज बनाई जाती है जो आपको किसी खूबसूरत शहर में मिलेगी। तभी तो लोग इन क्रूजों को पानी में चलने वाला आलीशान और खूबसूरत शहर भी बोलते हैं। और जब ये शानदार क्रूज बनकर तैयार होता है तो इसके वेंटिलेशन के लिए शीशे का बड़ा सा जाल तैयार किया जाता है, जो शिप से बाहर तैयार होता है और बाद में उसे बड़ी क्रेनों की मदद से जहाज पर फिट कर दिया जाता है, जिसके बाद जहाज में इंजन और ब्राउन्स का प्रॉपलर लगाया जाता है। ब्राउन्स का प्रॉपलर लगाने की वजह ये है कि ब्राउन्स एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का एलॉय होता है, जो कि खारे पानी में जंग नहीं पकड़ता। ये प्रॉपलर जितनी तेज घूमेगा शिप उतना ही तेज चलेगा। इसलिए कई बड़े शिप में एक से ज्यादा प्रॉपलर भी लगाए जाते हैं। उसके बाद जहाज की बॉडी पर जंग रोधक विकल्प लगाया जाता है ताकि समंदर के खारे पानी से जहाज को जंग न लगे, और फिर उसके ऊपर से जहाज पर प्रॉपर पेंट किया जाता है। उसके बाद जहाज को टेस्टिंग के लिए पानी में उतारा जाता है। टेस्टिंग के बाद जहाज को वापस वहीं पर लाया जाता है और जहाज में जो भी कमी मिलती है उसे ठीक किया जाता है। फिर सारा काम ओके होने के बाद जहाज पर डिजाइन और लोगो बनाया जाता है और इस तरह एक शिप बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, ये तो थे कि शिप कैसे बनता है। अब सवाल ये आता है कि इतने बड़े जहाज को पानी में कैसे उतारते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी गलती और ये समझ लो कि भाई गई भैंस पानी में। यहाँ भैंस का मतलब है कई 100 करोड़ रुपए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इन बड़े जहाजों को पानी में उतारा जाता है। जहाजों को समंदर या नदी में उतारने के लिए फ्लोटिंग आउट टाइप लॉन्चिंग तरीका सबसे आसान और सबसे कम खतरनाक है।
जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था कि जहाज को बनाने से पहले समंदर किनारे जहाज से बड़ी जगह को खाली किया जाता है और फिर वहाँ उसे बनाया जाता है। तो इस तरीके में जहाज के पूरे होने के बाद उस जगह को वापस पानी से भर दिया जाता है और फिर उस पानी को समंदर के पानी से मिलाया जाता है। फिर जहाज धीरे धीरे समुद्र में आ जाता है। दोस्तों, ऐसे जहाज को इसके अलावा भी 3 तरीकों से पानी में उतारा जाता है, जिसमें सबसे पहला ग्रेविटेशनल टाइप लॉन्चिंग। इस तरीके में जहाज को समुद्र के किनारे लाकर ट्रेन की पटरी जैसे स्ट्रक्चर पर सेट किया जाता है। फिर इस सेट की ऑयलिंग और ग्रीसिंग की जाती है ताकि फ्रिक्शन को कम किया जा सके और जहाज आसानी से फिसलकर समुद्र में चला जाए। ऑयलिंग के बाद जहाज को सेट रखा जाता है और फिर जहाज फिसलते हुए पानी में चला जाता है। इसको ग्रेविटेशनल टाइप लॉन्चिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जब जहाज को सेट रखा जाता है उसके बाद शिप की लॉन्चिंग का काम ग्रेविटी खुद करती है। हालांकि जब ऑयल और ग्रीस पर फिसलते हुए जहाज पानी में जाता है तो जहाज के साथ अच्छा खासा ऑयल और ग्रीस भी समंदर में चला जाता है, जिससे समंदर में काफी पॉल्यूशन फैलता है। एयर बैग लॉन्चिंग। दोस्तों, ये है शिप लॉन्चिंग का सबसे सिंपल तरीका। इसमें सिलेंडर जैसे बड़े बड़े एयर बैग्स पर जहाज को रखा जाता है और उसे पानी में छोड़ दिया जाता है। मैकेनिकल टाइप लॉन्चिंग। दोस्तों, अब तक हमने जितने भी तरीके देखे ये उनमें सबसे खतरनाक है और इसी वजह से इस तरीके से बड़े जहाजों को पानी में नहीं उतारा जाता क्योंकि उनके डूबने का खतरा ज्यादा होता है। इस तरीके में ट्रक, ट्रेन या किसी और मशीन की मदद से जहाज को उठाया जाता है और पानी में रखा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि सिर्फ छोटे जहाजों के लिए ही ये तरीका कारगर है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि बड़े जहाज बनते कैसे हैं और बनने के बाद पानी में कैसे उतरते हैं। तो हमें कमेंट्स में बताएं कि आपके हिसाब से कौन सा तरीका सबसे इफेक्टिव है। तो दोस्तों, अब हमें ये तो पता है कि पानी में इन्हें उतारा कैसे जाता है, लेकिन जब एक छोटी सी कील हमारे पानी में डूब जाती है तो ये बड़े बड़े जहाज पानी में तैरते कैसे हैं? ये डूबते क्यों नहीं? टेंशन मत लीजिए, हम बताते हैं। ग्रेविटेशन की वजह से हर चीज धरती की तरफ आती है और इसी वजह से पानी में कील, गेंद या कोई भी चीज डूबती है। लेकिन फिर शिप क्यों नहीं डूबते? दोस्तों, यहाँ पर काम आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो ये कहता है कि जो भी चीज हम पानी पर डालते हैं जितना उसका वजन होता है उतना ही पानी को सतह से हटाती है। अब दूसरी चीज ये है कि जब कोई भी चीज पानी में जाती है तो उसका वजन कम होना शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो उस चीज को नीचे खींच रहा है, पर एक दूसरा फोर्स जिसे हम पॉइंट फोर्स कहते हैं वो उसे ऊपर धकेल रहा होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ चीजें पहले तो पानी में डूब जाती है पर फिर वो ऊपर आ जाती है। ऐसा पॉइंट फोर्स की वजह से होता है। इसके अलावा अगर कोई चीज अंदर से खाली होती है तो वो भी पानी में तैरने लगती है। अब यहाँ पर काम करती है डेंसिटी। ज्यादातर जो जहाज होते हैं वो साइज में तो बहुत बड़े होते हैं पर साइज के मुकाबले वजन बहुत कम होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जहाज एल्यूमिनियम से बनते हैं जो कि बहुत हल्की धातु होती है। जहाज इस तरह बनाया जाता है कि उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है और नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल खाली, और वो अपने वजन के मुकाबले अपने आकार के हिसाब से कम पानी हटाता है और पानी में तैरने लगता है। आसान तौर पर समझने के लिए आप एक ही आकार की 2 गेंद लीजिए, एक लोहे की और दूसरी रबड़ की। जहाँ लोहे की गेंद में लगभग आधा से 1 किलो वजन होगा तो वहीं रबड़ की गेंद खाली होगी और उसमें 200 से 250 ग्राम वजन होगा, और इसीलिए जो रबड़ की गेंद होती है वो कम पानी को सतह से हटाती है और पानी के ऊपर तैरती है। ऐसा ही होता है बड़े बड़े जहाजों के साथ। तो दोस्तों, अगली बार से जब आप जहाज को देखें तो उसके साइज और वजन दोनों को कंपेयर करना। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि जहाज कैसे बनते हैं, उन्हें पानी में कैसे उतारा जाता है और वो पानी में डूबते क्यों नहीं। हम उम्मीद करते हैं आपको तमाम सवालों का जवाब मिल गया होगा, पर अगर अब भी आपका कोई सवाल बचा है तो कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें।